बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आतिफ मैथ एरिना। स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 6 आज हम करने जा रहे हैं। स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन अवेलेबल है। 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो हैं उनको हमें प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ ए बी एंड सी सेट्स कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले देखें, आपके पास सेट ए बी एंड सी यानी कि पार्ट ए के जो कॉम्बिनेशन हैं वो होंगे और 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। वन बाय वन हम इनको देखते हैं। तो सेट ए जो है मेरे पास वो है 1 2 3 4 नंबर्स पर मबनी है। फिर इसी तरह से सेट बी, फिर सेट सी अवेलेबल है। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो यहाँ मेंशन है वो है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन की। स्टूडेंट्स, एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन का प्रॉपर्टी जो है उसका स्टेटमेंट देखिएगा यहाँ पर, ए यूनियन बी इंटू यू सी मीन्स ए यूनियन बी को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद हमें जो भी आंसर आता है एज इट इज सी के साथ भी उसको यूनियन यानी कि ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये इक्वल होना चाहिए कि अगर हम ये ग्रुपिंग जो अब यहाँ पे नजर आ रही है ये चेंज भी कर दें, यानी ए यूनियन बी की जगह बी यूनियन फर्स्ट सॉल्व कर लें, तो तब भी सिनेरियो सेम एज इट इज होना चाहिए, आंसर इक्वल होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना। तो यूनियन का आपको पता है बहुत अच्छे से कि यूनियन के लिए हमने एक चीज डिवाइस की हुई है। वेन डायग्राम्स में भी मैंने आपको बताया था कि हम इसके लिए ऐड का वर्ड यूज करते हैं, मतलब हमें अपने सेट्स को ऐड कर लेना है। बट कीप दिस इन माइंड, कोई भी एलिमेंट या लेटर जो है वो 2 टाइम्स नहीं रिपीट होगा, वो 1 टाइम ही हमें रखना पड़ेगा उसको। ठीक है, पहला ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4। सबसे पहले मैंने सेट ए लिखा पैरेंथेसिस में, यूनियन का सिंबल, फिर सेट बी, फिर यूनियन का सिंबल और फिर सेट सी। बट यहाँ पे ये पैरेंथेसिस हमारे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल यानी कि ए और बी के गिर्द रहेंगे। तीनों सेट्स को ऐड करेंगे, कोई भी लेटर जो है एलिमेंट जो है वो दोबारा रिपीट नहीं होगा, मींस कोई डिजिट हमने 2 टाइम्स नहीं लिखना, सबका सीक्वेंस हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ले आना। सो ये हमारे पास रहने वाला है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। राइट हैंड साइड भी इसी तरह से आएगी, ए बी सी का सीक्वेंस सेम है, जस्ट हमें क्या कर लेना है बेटा कि ये पैरेंथेसिस ये देख रहे हो, ये हमें डिफरेंट साइड पर अब प्लॉट कर लेने, पहले कहाँ थे और अब कहाँ है। ठीक है, तो आंसर सेम रहेगा क्योंकि अगेन हमें वही तीनों सेट्स ऐड करने हैं, तो यूनियन का प्रोसेस तो सेम है, उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। तो तीनों सेट्स के एलिमेंट्स असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिख लेने हैं और कोई भी एलिमेंट 2 टाइम्स नहीं लिखना, सिंगल टाइम ही लिखोगे। ठीक है, तो जरा ये देखो लेफ्ट और राइट बिल्कुल एक्यूरेटली ये दोनों आंसर्स मैच कर रहे हैं। ठीक है, सो हमें क्या लिख देना यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, सो ये एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन की प्रॉपर्टी थी। सिमिलरली बिल्कुल सेम अंदाज में हमें एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन भी देख लेनी। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में जस्ट हमें क्या करना है, यूनियन की जगह पर क्या लगा दो, इंटरसेक्शन के सिंबल्स लगा दो। ये देखो हमने लगा लिए, तो एज इट इज सिंबल जो है वो जब चेंज हो जाएंगे तो आपको अब इंटरसेक्ट करना है। इंटरसेक्ट मीन्स हमें कॉमन एलिमेंट्स की तरफ जाना है। ठीक है, तो फर्स्ट ए है, फिर बी और सी, उसी तरह से सेट्स आएंगे। ये देखो ए का ये सेट बी है, ये सेट सी है, सिर्फ यहाँ पर हमें इंटरसेक्शन लगाना पड़ा और यहाँ पर इंटरसेक्शन लगाना पड़ा, और ये देखो उसी तरह से सेट्स को मैंने नीचे लिखा हुआ, जहाँ ए है वहाँ ए का सेट, इंटरसेक्शन सिंबल, बी का सेट और फिर पैरेंथेसिस क्लोज्ड, फिर इंटरसेक्शन सी। तो फर्स्ट ए और बी को इंटरसेक्ट करो तो देखते हो कि 3 और 4 कॉमन मिलेंगे आपको, तो वो लिख लो, सी को एज इट इज आने देते हैं। फिर 3 और 4 ये सेट मेरे पास है ए इंटरसेक्शन बी का, और ये सेट बी है, कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें से, तो हम यहाँ पे एम्प्टी सेट जो है वो यहाँ पर दे देते हैं। अच्छा, एम्प्टी सेट को सिर्फ सिंबल से नहीं लिख सकते आप, उसको अगर ऐसे लिखना चाहो टेबुलर फॉर्म में तो लिखा जा सकता है। ठीक है, वो आपका चॉइस है। तो सम हाउ जब आप कोई एक भी लिखते हो वो एक्सेप्टेबल है। अच्छा, अब क्या करें, नेक्स्ट साइड के लिए एज इट इज जाओ, ए बी सी लिख लो, बट पैरेंथेसिस चेंज कर लो। आप पैरेंथेसिस देख रहे हो, ये ब्रैकेट्स जो हैं वो कहाँ चली गई हैं, बी और सी के पास। ठीक है, शिफ्ट होगी ब्रैकेट्स। सो अब मुझे बी और सी को देखना है, बट याद रहे बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं था, हमने पहले भी देखा। देखो कुछ मिल रहा है इन दोनों सेट्स के अंदर कॉमन, आपको कुछ भी नजर नहीं ना आ रहा, तो ये एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन किसी भी सेट से कर दो, चाहे उसमें 1 बिलियन ही एलिमेंट्स क्यों ना हो, वो हमेशा क्या मिलेगा आपको, एम्प्टी सेट मिलेगा। ठीक है,
तो इसका आंसर भी मेरे पास आ गया। दोनों साइड्स देखो सेम टू सेम है, फर्स्ट भी एम्प्टी है, सेकंड भी एम्प्टी सेट पे चली गई है। सो इस तरह से आपने अपनी ये फर्स्ट टू प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव कर लेनी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी मेरे पास है डिस्ट्रीब्यूटिविटी की, यूनियन की इंटरसेक्शन के ऊपर। तो उसका स्टेटमेंट मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लिख दिया हुआ है। ए यूनियन ब्रैकेट्स ऑन बी इंटरसेक्शन सी मस्ट बी इक्वल्स टू ए यूनियन बी फर्स्ट इंटरसेक्शन एंड देन ए यूनियन सी, ठीक है। सो हमें दो यूनियंस लेने हैं, ए बी का और ए सी का, और उन दोनों को इंटरसेक्ट करके देखना कॉमन क्या आता है। तो मैंने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी एज इट इज लिखा, ए बी सी ब्रैकेट्स लगाया, और ये देखो इंटरसेक्शन का सिंबल है वो लगा दें, और यहाँ पर यूनियन का सिंबल है। तो ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करो, कुछ भी कॉमन मिले तो लिख दो, 5 मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। और उसके बाद इन आंसर्स को जब आप ऐड करते हो बेटा, यूनियन बनाते हो इनका, तो ये 1 2 3 4 यहाँ से और 5 6 7 यहाँ से मिल गया, ठीक है। राइट हैंड साइड देख लो, दो यूनियन पहले करने हैं हमें। तो दो यूनियन जब हम पहले करने की तरफ जा रहे हैं तब क्या है, ए यूनियन बी, ये देखो फर्स्ट पे, फिर ए यूनियन सी, ये दोनों के आंसर्स मैंने लिख लिए ऐड करने के बाद। और अब इन दोनों में से जो कॉमन नंबर्स है ना, सिर्फ वो मुझे लिखने हैं। अब देखो 8 कॉमन नहीं है, 9 भी कॉमन नहीं है, 10 भी कॉमन नहीं है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7, 1 से 7 तक के डिजिट सेम टू सेम। तो ये आ गया मेरा राइट हैंड साइड का आंसर। देखो लेफ्ट और राइट, ये थी लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है, दोनों इक्वल है। सो हमें यहाँ पर प्रूव लिख देना, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है मेरे पास यहाँ पर, ये इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, देखो साइन शफल हो गए हैं, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी की ही प्रॉपर्टी रहेगी, बट पहले इंटरसेक्शन ओवर यूनियन था, अब यूनियन ओवर इंटरसेक्शन था, अब इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, ठीक है। यानी देखो ना, यहाँ पे पहले यूनियन का सिंबल था ना, तो बट अब हम यूनियन नहीं लगा रहे, अब यहाँ पे क्या लग गया, इंटरसेक्शन का सिंबल लग गया, ठीक है। तो पहले बी यूनियन सी कर लेते हैं। अच्छा अब देखो, बी यूनियन सी किया, दोनों के दोनों सेट्स कंबाइन करके उसको जब इंटरसेक्ट करोगे फर्स्ट सेट के साथ, तो मैं आपको एक सीधा सा ट्रिक बता देता हूँ। देखो इन तीनों सेट में से कॉमन नंबर देखो कौन से, एक 3 और 4, 3 और 4, इसके अलावा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो तीनों सेट्स में अवेलेबल हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या कर देना, जब मैं इसको यूनियन में लेके जाऊंगा ना, तो ये देखो ये 3 4 और ये 3 4, ये एक सेट हो जाएगा ना बेटा। ये देखो, अब अगर मैं इसको लिख लूँ ना, तो ये बनता है 3 4 5 6 7 8 9 10, यही आंसर आ रहा है ना ए बी यूनियन सी का। तो ये इसमें देखो अब कॉमन एलिमेंट्स कौन से हमें मिल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे अब राइट हैंड साइड मुझे सॉल्व करनी है, लेफ्ट का आंसर मेरे पास आ चुका। देखें अब राइट साइड पे जाओगे तो दो पहले यूनियंस थे ना, और उनका इंटरसेक्शन कर रहे थे, बट अब यहाँ पर दो इंटरसेक्शंस मिलेंगे आपको, जिनको आपको यूनियन में लेकर के जाना। सो फर्स्ट इंटरसेक्शन जब मैं करता हूँ ए बी का, तो मुझे 3 और 4 मिल रहा है, और जब मैं ए और सी को इंटरसेक्ट करता हूँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, एम्प्टी सेट आ गया। और अब जब इन दोनों को यूनाइट करोगे, ऐड करोगे, तो एम्प्टी सेट में तो वैसे ही कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। इट मींस 3 और 4 ही मेरे पास राइट साइड का भी आंसर मिलने वाला है। तो ये होगी मेरी लेफ्ट हैंड साइड, और ये थी मेरी राइट हैंड वाली, ठीक है। तो अब ये देखो दोनों सेम टू सेम है, सो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इसके बाद बी कॉम्बिनेशन देखेंगे आप, ए में तो कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, बी में सिंगल एलिमेंट है 0 का, और सी में मेरे पास तीन एलिमेंट्स हैं 0 1 एंड 2 के। तो एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन सेम उसी तरह से हम प्रोसेस को लेकर के चलेंगे, स्टेटमेंट सेम रहेगी ये वाली। और लेफ्ट हैंड साइड में हमें ए बी और सी तीनों सेट्स को यूनियन में लेकर के जाना है। तो तीनों सेट्स को ऐड कर लो, एम्प्टी 0 एंड 0 1 2 का आंसर मिलता है 0 1 एंड 2। सेम इसी तरह से अगर मैं दोबारा सिर्फ ब्रैकेट्स को चेंज कर लूं और दोबारा से यूनियन बनाऊं, तो तब भी मेरे पास बेटा आंसर 0 1 एंड 2 का ही रहने वाला है, क्योंकि ए बी सी का सीक्वेंस सेम है, ठीक है, और एलिमेंट्स भी सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमें थोड़ा सा काम करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड की स्टेटमेंट हमें देखनी होगी। हमें सबसे पहले इंटरसेक्शन चाहिए ए और बी का। तो मैं ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि अगर हम एम्प्टी सेट का कहीं भी इंटरसेक्शन करें तो वो एम्प्टी ही मिलता, ठीक है।
उसके बाद इंटरसेक्शन सी के साथ जाना है, अगेन एम्प्टी सेट का ही इंटरसेक्शन है, इट मीन्स वो फाइनली एम्प्टी ही रहेगा। और यही आंसर मेरे पास राइट हैंड साइड का भी है, क्योंकि ए जो सेट है उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो इस वजह से उसका इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ, किसी ग्रुप ऑफ सेट्स के साथ, 5 6 7 8 सेट्स के साथ करवा दो, तब भी उसका आंसर क्या निकलने वाला है, एम्प्टी सेट निकलने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत आसान से सेट्स है मेरे पास, स्पेशली ये पार्ट बी जो है बहुत सिंपल मिलने वाला आपको। डिस्ट्रीब्यूटिविटी देख लेते हैं यूनियन की इंटरसेक्शन के ऊपर। सेम उसी तरह का स्टेटमेंट आया मेरे पास, अगेन लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास बी इंटरसेक्शन सी है पहले, तो बी और सी में जीरो कॉमन एलिमेंट है, देखो ये लिख दिया यहाँ पर। और एम्प्टी सेट के साथ जब यूनियन बनाओगे तो जीरो ही लिखोगे। अच्छा, ये जो जीरो लिखा हुआ होता है ना, ये एम्प्टी सेट नहीं होता, याद रखिएगा। इसमें एक एलिमेंट है और वो नंबर है, वो नंबर कौन सा है, जीरो है, ठीक है। तो ये सेट जो है, ये दोनों ये सेम टू सेम नहीं है। एम्प्टी सेट मीन्स कुछ भी नहीं है, जीरो भी नहीं है। जबकि जो जीरो लिखा हुआ है यहाँ पर, इट मीन्स एक नंबर या एक एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट करता है, ठीक है। राइट हैंड साइड पे पहले दो यूनियन बना लो। यूनियन जीरो का तो जीरो ही आएगा, और यहाँ पर एक ही सेट बन रहा है, तो दोनों सेट्स में अगेन देखो क्या कॉमन है, जीरो वाला सेट। और ऊपर क्या आंसर आया था, जीरो। इट मीन्स लेफ्ट और राइट अगेन प्रूव हो जाती, ठीक है। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन देखोगे तो सिंबल्स जो हैं वो शफल कर देने, यानी ऑपरेटर्स जो हैं यूनियन इंटरसेक्शन के वो चेंज कर देंगे। मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे कहा था, यहाँ देखो कि अगर हम ये आंसर नहीं लोगे आप इसका, ठीक है। एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5 6 जितने मर्जी सेट्स के साथ करवा दो, वो क्या आता है बेटा, एम्प्टी ही आता है, ठीक है। और यहाँ पे अगेन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, तो इसका इंटरसेक्शन भी एम्प्टी हुआ, इसका इंटरसेक्शन भी एम्प्टी हुआ, ये देखो लिखे हुए मैंने। और इन दोनों को यूनियन में लेके जाओगे तब भी एम्प्टी सेट ही आने वाला है, ठीक है। सो लेफ्ट और राइट दोनों साइड जो है वो अगेन आपके पास प्रूव हो जाती हैं। नेक्स्ट मेरे पास है बेटा ये लेटर्स का। अच्छा, लेटर्स के साथ कैसे जाते हैं आप, तो ये याद रखिएगा कि ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं ना, ये स्पेशल नोटेशन हैं सेट्स की। जैसे कि एन इज स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर्स, और जी जो है वो इंटीजर्स के लिए, और इसी तरह से लेटर क्यू जो है वो रैशनल नंबर्स के लिए। ओके, तो ये चीजें बस ध्यान में रखनी है, और यूनिट नंबर 1 से ये नेचुरल, रैशनल और ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है। बस एक बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपकी आसानी के लिए, रैशनल नंबर जो है ना बेटा, वो यूनियन है किसका, नेचुरल और इंटीजर्स का, प्लस इसके अंदर नॉन इंटीजर नंबर्स भी आ जाते हैं, फ्रैक्शंस भी आ जाती हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर सिर्फ नेचुरल और जी दिया हुआ लेटर, तो मैंने आपकी थोड़ी सी कन्वीनियंस के लिए ये चीज लिखी हुई है, ताकि जब आप प्रॉपर्टीज को सॉल्व करो तो आसान हो जाए, ठीक है। वैसे ये डेफिनेशन नहीं है क्योंकि, बट ये सिर्फ और सिर्फ फॉर द सेक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे लेटर्स के साथ जब मैं जाता हूँ तो मेरे पास डिफरेंट सिनेरियो बनते हैं, जैसे कि यूनियन बी यूनियन सी। तो नेचुरल, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स में अगर हम कुछ कॉमन ढूंढना चाह रहे हैं तो वो मिल के क्या बनाएंगे, रैशनल नंबर ही बनाएंगे, तो एक साइड मिल जाती है। सेम इसी तरह से सेकंड साइड भी एज इट इज जाएगी ना, क्योंकि ए बी सी है, ये देखो ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी, सीक्वेंस तो सेम है, सिर्फ ब्रैकेट्स आपको लिखने वक्त थोड़ा सा ब्रैकेट्स को शफल कर लेना, ठीक है। सेम इसी तरह से इंटरसेक्शन के साथ भी आप करोगे। इंटरसेक्शन की तरफ जाओगे बेटा तो आपको नेचुरल नंबर्स कॉमन मिलेंगे इंटीजर्स में और बाकी सारी चीजों के अंदर, ठीक है। और इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव हो जाती है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको। देखें, लेफ्ट साइड है, उसमें सबसे पहले मुझे बी और सी को इंटरसेक्ट करना है, तो याद रखना इंटीजर्स और
नेचुरल नंबर्स सॉरी रैशनल नंबर्स में जो कॉमन चीज है ना, वो क्या है, वो पहले समझो। वो इंटीजर्स ही कॉमन है, क्योंकि रैशनल के अंदर नेचुरल भी आते हैं। जैसे फर्ज करो मैंने यहाँ पर इंटीजर्स का सेट लिखा, +-1 +-2, इस तरह से चलता जा रहा हूं मैं, ठीक है। जीरो भी यहाँ पे हो सकता है, मैंने जस्ट 2 इंटीजर्स लिखे हैं। और रैशनल नंबर्स में सारे आएंगे ये, ठीक है। रैशनल में तो नेचुरल भी है, इंटीजर्स भी हैं, ऑलमोस्ट सारा कुछ ही है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कॉमन यहाँ से देखूं तो ये देखो, ये वाला इंटीजर्स वाला जो है ना मामला, ये कॉमन नजर आ रहा मुझे, ठीक है। इसके अलावा और कोई चीज कॉमन एग्जिस्ट नहीं करती है अगर हमें रैशनल और इंटीजर्स में से कॉमन ढूंढना पड़े। ओके, तो ये होगी मेरी एक साइड का आंसर। राइट हैंड साइड पे देखोगे तो दो यूनियंस निकाल लो पहले, नेचुरल और इंटीजर्स में से। जाहिर है यूनियन बनाओगे तो वो पूरे के पूरे पॉजिटिव और नेगेटिव सब मिलके इंटीजर्स बना देंगे। इसी तरह से नेचुरल और रैशनल नंबर्स का जब यूनियन बनाओगे तो वो रैशनल नंबर बन जाएगा। तो अगेन इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कॉमन चीज अगर इसमें से देखनी है भाई, तो वो क्या है, z ही है। यहाँ पे भी देखो ना, z इंटरसेक्शन क्यू किया था तो z मिला, यहाँ पे भी z इंटरसेक्शन क्यू किया तो z ही मिलेगा, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो है ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। इसी तरह से इंटरसेक्शन और यूनियन के ऊपर भी जब आप जाओगे तो दोनों इंटरसेक्शन आपको चाहिए लेफ्ट राइट के लिए। यहाँ पे आपको बी यूनियन सी पहले करना है, ये देखो मैंने सॉल्व किया हुआ बी यूनियन सी। ये देख लें, जी और क्यू को जब मैंने यूनियन में लेकर गया, बनाया, ऐड किया तो मुझे रैशनल नंबर्स मिले। और इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, ओनली नेचुरल नंबर्स ही कॉमन है। इसी तरह से जब आप दो डिफरेंट इंटरसेक्शंस को लेकर के जाओगे और यूनियन में लेकर आओगे वापस, तो आपको फाइनल आंसर अगेन नेचुरल नंबर्स ही मिलेगा। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस इस क्वेश्चन की आपको रिक्वायर्ड होगी, यानी वन टाइम देख के आपको शायद ये एक्यूरेटली आपको पिक ना हो, लेकिन जब आप इसको 1 और 2 to 3 टाइम्स एटलीस्ट इस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद खुद से भी एक आध दफ़ा इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो इंशाल्लाह ये वाली प्रॉपर्टीज जो है ना ये आपको बहुत इजीली मेमोराइज भी हो जाएंगी और चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। डिमॉर्गन के लॉ, डिमॉर्गन के कौन कौन से लॉज हैं जी, बिल्कुल याद होंगे आपको, हमने किए हुए हैं पहले भी। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मस्ट बी इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, दूसरा लॉ क्या है, साइन शफल कर दो, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट पे फाइंड कर लो और उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कर दो। पहले कोई भी सॉल्व कर सकते हैं आप, हम पहला लॉ निकाल लेते हैं, ए यूनियन बी वाला। ये कॉम्प्लीमेंट इक्वल होना चाहिए भाई किसके, इस कॉम्प्लीमेंट के। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देख लो, राइट भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ए यूनियन बी पहले फाइंड करोगे, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट लोगे। अच्छा जी, कॉम्प्लीमेंट जो है वो इसका किसके इक्वल होता है बेटा, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना हो उसे सब्ट्रैक्ट कर दो यूनिवर्सल सेट से, तो ऐसे करना होगा। तो यहाँ पे मैं u का सेट लिख लूं पहले, क्योंकि u पहले लिखा हुआ है। 1 से 20 तक के नंबर्स हैं सब, उसके बाद माइनस, फिर ब्रैकेट्स, फिर सेट a लिखा हुआ है विच इज सेट ऑफ इवन नंबर्स, ये 20 तक हैं। उसके बाद यूनियन का सिंबल लगा लो, फिर ऑड नंबर्स का सेट है b का, ये 19 तक चला गया, ठीक है। ब्रैकेट्स पहले सॉल्व करनी है तो पहले कर लें, डायरेक्ट आंसर भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, अगर आपको समझ में आ जाए, पिक हो जाए बहुत इजीली। तो यूनियन जब बनाओगे इवन ऑड का, तो भाई ये तो पूरे का पूरा नंबर सेट कंप्लीट हो जाएगा अप टू 20। सो यहाँ देखो, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1 2 3 to 20 माइनस 1 2 3 to 20 तक। दोनों सेट्स को अगर माइनस कर दो तो क्या बच रहा है आपके पास, एम्प्टी सेट बच रहा है ना। सो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड भी आ गई हुई है। राइट को देख लो, राइट साइड कहती है कि पहले कॉम्प्लीमेंट निकालो अलग अलग, ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्व करो। अच्छा,
कॉम्प्लीमेंट अगर ए का लेना है तो क्या होना चाहिए, यू माइनस ए। उसके बाद हम लिख लेते हैं यू सेट, ये हो गया मेरे पास यू का सेट, माइनस ए का सेट है मेरे पास 2 4 6 8 और ये 20 तक चले जाएंगे हम। अगर मैं पूरे सेट में से ये 1 से 20 तक के सारे नंबर हैं तो इसमें से सिर्फ इवन माइनस कर दूं तो पीछे क्या बचा, ऑड नंबर्स ना। तो ये मेरे पास ए का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट लेना हो तो u माइनस बी कर दो, 1 2 3 से लेकर के 20 तक यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स माइनस बी सेट लिखना है तो 1 3 5 19 तक ले जाते हैं उसको। और उसके बाद जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे भाई, तो जब ऑड नंबर निकालोगे तो फाइनल जो चीज बचेगी वो होगी इवन नंबर्स की। ये तो माइनस हो गए ना ऑड वाले, तो ये आपके पास आ गया बी का कॉम्प्लीमेंट। तो अब इन दोनों को हमें क्या कर लेना, इंटरसेक्ट कर लेना, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो जरा कॉमन सेंस लगाते हैं यहाँ पर कि एक साइड पे है ऑड नंबर्स और एक साइड में है इवन नंबर्स, दोनों में कॉमन क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, एम्प्टी सेट लिख लेना। ओके, सो राइट और लेफ्ट दोनों की दोनों ही सेम आई हैं। इट मीन्स हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ओके, अच्छा दूसरा लॉ जो है यहाँ पर वो सिर्फ साइंस शफल करने हैं। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट पहले निकालना है आपको, वो इक्वल होना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। सो लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व कर लेते हैं, वो है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा ये किसके इक्वल होना चाहिए, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यूनिवर्सल सेट पहले, क्योंकि मेरे पास u अवेलेबल है, ऊपर लेटर u ही लिखा हुआ ना पहले, 20 तक ये लिखा, माइनस सेट a 20 इंटरसेक्शन b। तो इंटरसेक्शन में तो कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला, ठीक है। सो ये तो आ गया एम्प्टी सेट ऐसे। और अगर मैं यूनिवर्सल सेट से एम्प्टी सेट माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचा, अगेन यूनिवर्सल सेट, क्योंकि एलिमेंट तो कोई है ही नहीं जिसको हम सब्ट्रैक्ट करें। ओके, सो ये आ गया भाई ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी के राइट लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा इसको नीचे कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। अच्छा यहाँ देखो, अब उसकी राइट साइड है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स तो ऑलरेडी लिए है ना आपने, वही यूज कर लो, उनके आंसर तो सेम रहेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो ये आ जाएगा भाई आपके पास ए का कॉम्प्लीमेंट जो कि हमने लिया था 1 3 5 7 से 19 तक, यूनियन 2 4 6 से 20 तक, यानी बी का कॉम्प्लीमेंट। ऑड और इवन को मिक्स करो ना 20 तक, ऐड करोगे तो जो फाइनल डिजिट बचेगा यहाँ पे, सॉरी फाइनल सेट बचेगा आपके पास, वो होगा आपका आंसर। अब चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे दोनों आंसर एक्यूरेट है, यानी सेम टू सेम है, कोई फर्क तो नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है, ये देखो आप, लेफ्ट हैंड साइड ये थी और राइट वाली ये आ गई, दोनों सेम है ना। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कंसीडर द सेट p is equals to x such that x is equals to 5m where is m belongs to natural numbers। अच्छा ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है जरा। 5m, अगर m की जगह पे मैं नेचुरल नंबर्स लगाना शुरू कर दूं, 1 लगाओगे तो 5, अगला नेचुरल नंबर लगाओ तो 10, अगला नेचुरल नंबर लगाओ 15, ये क्या बन गए, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 3 द 15। ये तो 5 का टेबल है, मल्टीपल ऑफ 5 बोलते हैं इसको, ठीक है।
सो सोल्यूशन जब आप इसका करोगे तो सबसे पहले तो आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना है इसको, फिर ही कोई और काम हो सकेगा। सो पी जो है 5 के मल्टीपल्स हैं, रेंज नहीं लिखी हुई तो ऐसे इन्फिनिट सेट बना के छोड़ दो, ठीक है। अच्छा क्यू क्या है, अगर गौर करो क्यू किसका मल्टीपल हुआ, यहाँ 5 था तो हमने 5 के मल्टीपल लिखे सेम एज इट इज। 2m where is m belongs to natural numbers, it means this set is a multiple of 2। 2 4 लिख लो, यहाँ 6 हो गया, फिर इसी तरह से कहां तक जाए, कोई लिमिट नहीं, ठीक है। सो ये इन्फिनिटी यहाँ पर आ गई। अच्छा फाइंड क्या करना है, p इंटरसेक्शन q। अच्छा p इंटरसेक्शन q जो है वो आपको क्या मिलेगा, 5 10 15 20 डॉट्स लगा दें, इंटरसेक्शन 2 4 6 8 10। अब आप सोच रहे होंगे सर ने 10 तक ही क्यों लिखे, यहाँ तो 6 तक लिखे थे। वो सिर्फ इसलिए लिखे हैं भाई कि आपको कॉमन नंबर बताए जा सके। ये देखो, तो 2 और 5 के टेबल में ना जो टेंस के डिजिट्स होते हैं ना, 10 20 30 40 50 60, ये कॉमन होते हैं, ठीक है। तो मुझे कॉमन एलिमेंट्स ही ढूंढने हैं ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 20 30 ऐसे, ठीक है। ये लो, तो ये क्या हो गया, P इंटरसेक्शन Q हो गया मेरे पास, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 8 था, शॉर्ट क्वेश्चंस में इसको हम कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा यहाँ पर वो कहता है सूटेबल प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिजल्ट्स कैसे आए हैं वो जरा आप बताने। अच्छा जी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, शॉर्ट है। फर्स्ट पे देखो आपके पास लगा हुआ है A इंटरसेक्शन A यूनियन B, कहता है ये प्रूव करो कि ये किसी प्रॉपर्टी के यूज करने पर इसके इक्वल आ जाता है। अच्छा मैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी यूज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ ना इसको ए को इन दोनों पर, तो मैं लिख देता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी तो ए को मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा ए से क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए, ठीक है। यहाँ पे ये वाला यूनियन एज इट इज छोड़ दो, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी हो गया ये। अब एक बात को समझना कि ए और ए इंटरसेक्ट जब हो रहे होंगे बेटा, तो इनमें कॉमन एलिमेंट ढूंढना है ना, तो ए और ए के दरमियान तो सारे नंबर्स कॉमन होने वाले हैं। यानी अगर मैं सिर्फ इसको ए लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। इसका मतलब हम यहाँ पर ये जो मैंने रिजल्ट निकाला ना ए इंटरसेक्शन ए का, इसकी जगह पे मैं खाली ए भी लिख सकता हूँ, ठीक है। बाकी वाला हिस्सा जो है वो ऐसे ही छोड़ देते हैं जो लिखा हुआ वहां पर। तो जरा चेक करो, यही रिजल्ट नहीं बन गया मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना लेफ्ट एंड राइट साइड प्रूव्ड, तो यहाँ पे आपको लिख लेना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। सेम इसी तरह से राइट वाली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2 भी जो है वो एग्जैक्टली यही है, कोई उसमें ज्यादा इशू नहीं है। दिखा देते हैं आपको, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, साइन चेंज की है उसने, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लो, राइट हैंड साइड आपकी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी की। ए यूनियन बी की कैसे होगी मैं बता देता हूँ। देखो ए यूनियन ए फर्स्ट, ये वाला हो गया। अच्छा अब उसके बाद इसके साथ कर दो, ये वाला सिंबल एज इट इज डाल दें, ये हो गया ए यूनियन बी। तो ए और ए को ऐड करोगे तो क्या दोबारा से ए नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना भाई। तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर ए यूनियन ए है तो वो ऑलवेज इक्वल है किसके, ए के। तो जरा देखो यहाँ पर यही साइड दी हुई ना लेफ्ट वाली भी, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये लो, ये बिल्कुल शॉर्ट सा क्वेश्चन था मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जब आप आओगे देखोगे तो कि ये क्वेश्चन जो है ये फंक्शंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो फंक्शन जो है आपके पास अवेलेबल हैं दो, और नीचे आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, उसको
डिफरेंट वैल्यूज के साथ जो है वो सॉर्ट आउट करना है, देखना है क्या क्या नंबर्स बन रहे हैं। अब जैसे पहले देखो मेरे पास है इफ जी एक्स इज इक्वल्स टू 7x-2। अच्छा, अब देखो मेरे पास फंक्शन जो है वो गिवन है, ये बात समझ लेना। जी एक्स इक्वल्स टू 7x-2 ये फंक्शन है। तो पहले पार्ट में हमें x की वैल्यू दी गई है, वो है 0। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 7 x की जगह पे 0 कर दें, आगे लिख दें -2। तो अब ये क्या हो गया मेरे पास, 7 इंटू 0 0 और -2 मेरे पास इसका फाइनल आंसर रहेगा, इस तरह से कर करके। ठीक है, अच्छा सेकंड पार्ट में भी आपको जस्ट वैल्यू चेंज करनी है, किसकी, बल्कि सब में एक्स की वैल्यू चेंज करनी है। ये पार्ट 2 है ना इसका। तो ये देखो फंक्शन लिख लो पहले, बल्कि लिखा हुआ फंक्शन आपके पास, आपने जस्ट उसकी वैल्यू लगा लेनी है यहाँ पर, 7 एक्स की जगह पर चेंज कर दो उसको। और अब ये क्या हो गया भाई, g इंटू -1, ये हो गया -7 और ये हो गया -2। इसका मतलब -7 -2 -9 आपके पास इस पार्ट का आंसर निकला है। उसके बाद -5/3 है, उसको सॉल्व करके देखना है कि क्या बनता है। -5/3, पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। g -5/3, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, g -5/3 x की वैल्यू चेंज कर देते हैं। x था मेरे पास 7x-2 है ना, तो यहाँ लिखते हैं 7, x की जगह लिखते हैं -5/3 -2। तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, 3 एज एन एलसीएम लिख लेना, दोनों साइड से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अमाउंट आएगी -35, और 2 के साथ जब 3 मल्टीप्लाई होगा ये होगा 6। यानी कि अब मैं इसको लिख सकता हूँ -41/3। ठीक है, सेम इसी तरह से नेक्स्ट फंक्शन भी इसी क्वेश्चन में दिया गया है। 4, 5 और 6 हमें सॉल्व करने हैं। फंक्शन है बेटा यहाँ पर s इंटू एक्स इक्वल्स टू 8x² -3। तो फोर्थ पार्ट में उसने दिया हमें s इंटू 1, तो हम कर देंगे यहाँ पे 1² -3, ये हो जाएगा 8 -3 इक्वल्स टू व्हाट, 5। इसी तरह से पार्ट 5 को जब आप सॉल्व करने जा रहे हैं, ये आ रहा है -9, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सोल्यूशन एडिंग लगाओ, s -9 इक्वल्स टू 8x² -3। 9 का स्केयर कितना होगा आपके पास, +81 हो जाएगा ना ये। तो हम 8 को मल्टीप्लाई करते हैं, 648 -3 इक्वल्स टू 645। बस इतना सा काम है जो हमें इन क्वेश्चंस में करना है। लास्ट पार्ट है मेरे पास 7/2 का, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 6 पार्ट s इंटू 7/2। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा भाई, s 7/2 इक्वल्स टू 8x² -3। तो 8, 7 का स्केयर 49, 2 का स्केयर 4 -3। अब क्या करो, 4 को कट कर दो, 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, 2 को 49 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास s इंटू 7/2 आंसर आ जाएगा कितना, 95। ठीक है, सो ये हो गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 का कंप्लीट सोल्यूशन। नंबर 11 जो है ना बेटा, वो एक फंक्शन है और उसका सोल्यूशन भी बहुत सिंपल सा होगा। देखो फंक्शन सबसे पहले लिख लेते हैं, जो गिवन है वो है ax + b। कहता है वेयर a एंड b आर कांस्टेंट नंबर्स, यानी कि a और b जो है वो कांस्टेंट नंबर्स होंगे। तो अगर इफ f इंटू -2, यानी फंक्शन में x की वैल्यू अगर -2 रख दी जाए तो वो 3 हो जाता है, और अगर 4 रख दी जाए तो वो फंक्शन 10 के इक्वल हो जाता है, ये वाला। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, कहता है ए और बी फाइंड करो। अच्छा, इसके सोल्यूशन को कैसे फाइंड करोगे, देखो अगर आप x की वैल्यू चेंज करते हो ना, ये 2 करते हो,
तो ये जो पूरा फंक्शन है, यानी ये वाली जो अमाउंट है ना, ये वाली, ठीक है, देन एफ एक्स विल बी इक्वल्स टू 3। अच्छा, अब ये दोनों अमाउंट्स यानी एक्स की वैल्यू भी लगा लेते हैं यहाँ फंक्शन में, और एफ एक्स की वैल्यू भी लिख देते हैं यहाँ पर 3। तो अब मेरे पास क्या होगा, ये 3 हो गया पूरा, एक्स की वैल्यू लगा दो -2। चेक कर लेते हैं कि मेरी इक्वेशन क्या बनती है। इक्वेशन बन रही है जी -2a प्लस बी। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया मेरे पास। इसको आप सीधा करके लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं। और सेकंड कंडीशन में कहता है कि अगर हम इफ फंक्शन जो है उसमें x की वैल्यू कर दें 4, तो वो पूरा फंक्शन यानी कि ये एफ एक्स की वैल्यू ये हो जाती है 10। अच्छा, फंक्शन है बेटा मेरे पास एफ एक्स, एक्स की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पर 4। तो ये पूरे का पूरा फंक्शन जो है, यानी ये अमाउंट अगर मैं दोबारा लिखूं तो अब ये फंक्शन हो गया 10 के इक्वल। सो ए एक्स की वैल्यू चेंज हो चुकी हुई है प्लस बी। तो ये बन गया मेरे पास 10 इज इक्वल्स टू 4a प्लस बी, या इसको आप लिखना चाहें तो 4a प्लस बी इक्वल्स टू 10। ठीक है, सो ये इक्वेशन नंबर 1 थी, तो इसका मतलब ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। 2 को 1 में से सबट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये भी सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस की तरह से वही इक्वेशन बन गई है। तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। मैं एलिमिनेशन की तरफ लेकर के जाता हूं आपको। आप लिखें सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1। ठीक है, अच्छा, तो 1 ऊपर आएगी इक्वेशन, -2a प्लस बी इक्वल्स टू 3। इसमें से हम माइनस कर देते हैं किसको, 4a प्लस बी इक्वल्स टू 3 को। माइनस करोगे तो अल्टीमेटली साइन चेंज होंगे ना आपके ये वाले। तो ये क्रॉस हो गया, माइनस प्लस माइनस एलिमिनेट हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 और 2 को ऐड करो तो -6 है, -3 सॉरी यहाँ पे 3 नहीं है, इसको मैं एडिट कर दूं। दूसरी इक्वेशन के अंदर जो है हमारे पास 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 10 कर दिया। ठीक हो गया, माइनस का 6 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पर, तो इसको ला करके दूसरे एंड के ऊपर आपने क्या कर देना, डिवाइड कर देना। ठीक है, सो अगर मैं इसकी कटिंग करूं तो ये हो जाएगा बेटा 5/3। ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ हमसे छोटा सा ब्लंडर हुआ, मैं उसको एडिट कर देता हूँ और आपको गाइड भी कर देता हूँ। सब्ट्रैक्शन में असल में एक छोटा सा एरर हो ना तो फिर पूरा क्वेश्चन। अच्छा, ये 10 था, तो ये देखो ये एलिमिनेट हुआ, ये -6 है, तो ये भी माइनस हो रहे हैं ना, तो ये -10 प्लस 3 ये -7 हो जाएगा। ठीक है, ये 10 नहीं रहेगा, तो 6 को हम यहाँ लाके डिवाइड कर देते हैं, माइनस से माइनस क्रॉस कर दें, आपके पास अमाउंट क्या रहेगी, ए की वैल्यू मेरे पास आ चुकी हुई है, विच इज ए इक्वल्स टू 7/6। अब आपने ये वाली वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 इसमें लगा लो या इसमें लगा लो। तो बाय राइटिंग a is equals to 7/6 इन इक्वेशन नंबर 2। मैं 2 में रख रहा हूँ, आप चाहें तो 1 में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन क्या थी, 4a, तो मैं a की वैल्यू कर देता हूँ 7/6 प्लस b इक्वल्स टू 10। सो ये 2 टू द 4, 2 3 टाइम्स 6, ये क्रॉस हो गया, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 14/3 हो गया बेटा, इक्वल्स टू 10 है। 14/3 पॉजिटिव फ्रैक्शन होगी, इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको यहाँ शिफ्ट करें, ट्रांसपोज करें, तो ये 14/3 माइनस का हो जाता है। सो b इज इक्वल्स टू 3 का एलसीएम 3 आएगा, बोथ ऑफ द साइड्स मल्टीप्लाई करो, तो मेरे पास इक्वेशन बन रही है कुछ इस तरह से, विच मीन्स 30 - 14 कितना हुआ बेटा, 16/3। ठीक है, सो a की वैल्यू मेरे पास आ रही है 7/6 और b जो है वो मेरे पास आ रहा है 16/3 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चले जाएं। बहुत सिंपल और शॉर्ट क्वेश्चन,
एक फंक्शन गिवन है, कहता है कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय के एक्स इक्वल्स टू 7x माइनस 5। सो कहता है इफ के इंटू एक्स की वैल्यू अगर 100 हो तो फाइंड करके दो क्या बेटा, x फाइंड करो, देन x इज इक्वल्स टू व्हाट। तो आप ये वाला फंक्शन देखो, के एक्स 100 हो गया ना, ये लो 100 इक्वल्स टू 7x माइनस 5। सबसे पहले माइनस का 5 शिफ्ट करते हैं, प्लस का हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करो, 105 कर दो इसको, और 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो 105 डिवाइडेड बाय 7 इज 15। सो वैल्यू ऑफ द x विल बी 15 इन दिस क्वेश्चन। ओके, सो शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा, इसको गौर से देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की जानिब। नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका हुआ है, कंसीडर द फंक्शन। ये जो हमने क्वेश्चन 11 की है ना, बिल्कुल सेम है कि अगर एक फंक्शन ये वाला हो जहाँ पे m और n जो है वहाँ a b थे, यहाँ m n है, कांस्टेंट नंबर्स हों, और अगर हम x की वैल्यू 4 कर दें तो पूरा फंक्शन 20 के इक्वल, और अगर हम फंक्शन 0 के इक्वल कर दें तो वो 5 के इक्वल। तो कहता है फाइंड आउट करो वैल्यूज ऑफ m एंड n की। ठीक है, अच्छा तो सोल्यूशन की तरफ चले जाते हैं। इसका सोल्यूशन भी ऑलमोस्ट वैसा ही है। फंक्शन लिख लेते हैं सबसे पहले, इक्वल्स टू एम एक्स स्क्र प्लस एन हो गया। तो अगर मैं इफ g इंटू, मैं जीरो वाला पहले सॉल्व कर देता हूं आपको, ठीक है, 5 अगर हम यहां पर रखें g इज इक्वल टू 0 रखें तो ये पूरी फंक्शन 5 के इक्वल, तो फिर इसका मतलब ये हुआ भाई कि जी एक्स जो है वो 5 हो जाएगा, और m x की वैल्यू 0 है, ये वाली, ये देख रहे हो x की वैल्यू 0 दी हुई है। तो यहाँ पे 0 लगाते हैं, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो तो अमाउंट जो है वो 0 ही होती है, तो 0 हो गया ये, प्लस n, इट मीन्स 5 इज इक्वल्स टू n, या आप n इज इक्वल्स टू 5 लिख सकते हो। तो n की वैल्यू तो हमारे पास बहुत इजीली आ चुकी है। इस n की वैल्यू को आप अगर दोबारा से देखना चाहो, अगर हम m फाइंड करना चाहें तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो दूसरी इक्वेशन को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। इसको देखो ना, आप n5 को कहाँ लगाओगे, कहीं नहीं लगा सकते, तो इसलिए इसका मतलब ये जो उसने सेकंड कंडीशन दी हुई थी ना, पहले इसको देखते हैं यहाँ पर कि ये अगर हम इफ g इंटू 4 कर देते हैं और ये 20 के इक्वल हो जाता है, देन मेरा फंक्शन क्या है, 20 इक्वल्स टू, फंक्शन मेरे पास क्या है, एम एक्स स्क्र है ना, तो x की वैल्यू लगा दो 4 प्लस n हो गया। सो 20 इक्वल्स टू 16m प्लस n, ये बन रहा है। ये मेरी है इक्वेशन नंबर 2 या 1, जिसको भी 1 अगर आप ये रखना चाहते हो तो ये 2 हो जाएगी, और अगर फर्स्ट इक्वेशन को गिवन इक्वेशन मान के चलते हो तो ये 1 हो जाएगी आपके पास। ठीक है, सो ये जो n की वैल्यू आई थी इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं पहली इक्वेशन के अंदर। तो अब देखिएगा 20 इक्वल्स टू 16m प्लस n है ना, तो n की जगह 5 लिख दें। 5 सबसे पहले ट्रांसपोज करें, ये हो गया बेटा 16m, तो ये आपके पास अमाउंट आती है 15, और 16 को भी ट्रांसपोज कर दें तो m आ जाता है कितना, 15/6। इसका मतलब n इज इक्वल्स टू 5 है, और m इज इक्वल्स टू मेरे पास कितना है, 15/16 की वैल्यू है। ठीक है, सो दैट्स हाउ हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। 14th क्वेश्चन है, शॉपिंग मॉल है, हैज 100 प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज, उसको लेबल किया गया है 1 से 100 तक, रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट U। तो पहले तो इतना हिस्सा ही समझ लें, ये जो मैंने अभी लाइन पढ़ी, कहता है रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट U। इसका मतलब ये U सेट जो है एक शॉपिंग मॉल है जिसमें 100 प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट कैटेगरीज की, और उसको कहता है लेबल कर दिया गया 1 to 100। ठीक है, तो अगर 1 to 100 किया गया तो हम करेंगे 1 2 3 अप टू 100। ठीक है, यूनिवर्सल सेट मेरा जो है वो बन गया हुआ। सेट बी ए देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स कहता है यहाँ पर हैं कैटेगरी के 30 प्रोडक्ट्स है जिनको लेबल किया गया है 1 to 13। सेट ए में 1 to 30 के
30 इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो हैं उनको ऐसे लग दिया गया। सेट बी भी इसी तरह से बेटा देखो अवेलेबल है, क्लोथिंग का है, 25 है उसके अंदर प्रोडक्ट्स, और वो लेबल हो रहा है 31 टू 55 तक। ठीक है। सेट सी की कैटेगरी आपके पास है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स है वहां पर, कंप्राइजिंग 25 प्रोडक्ट्स, उसमें 76 से लेकर के 100 तक के सिलसिले हैं, 76 से 77 78 और फिर इस तरह से वो 100 तक जा रहा है। ठीक है। अब ये हमने लेबल्स जो दिए हुए थे वो हमने टेबुलर फॉर्म में लिख लिए। रिक्वायरमेंट क्या है, राइट ईच सेट इन टेबुलर फॉर्म, जी फर्स्ट वो हमने कर लिया, एंड फाइंड द यूनियन ऑफ ऑल थ्री सेट्स। ओके, तीनों सेट्स का कहता है यूनियन फाइंड आउट करके दो कि क्या बनेगा। सो सेट ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करके देना है। तो सेट ए लिख लो सबसे पहले, तो 1 2 3 से 30, फिर यूनियन सेट बी लिख लें 31 32 33 से 55 तक, फिर यूनियन सेट सी लिख लो 76 77 से 100 तक जा रहे हो आप। ठीक है। सो ये हम आ गए 100 तक। अच्छा, अब 1 से 30, फिर उसके बाद 55, यानी कि 1 से 55 तक के तो सारे एलिमेंट्स हैं, ये तो हो गया ऐड। ठीक है। लेकिन उसके बाद ना बीच में 75 तक के नंबर्स नहीं है, तो आपने इसमें डॉट्स लगा के 55 तक ले आना, फिर 76 से स्टार्ट कर लेना। ठीक है। ये 78 और ये कहां तक गया, 100 तक चला गया। क्लियर। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसको आप सबसे पहले तो लेबल जो है वो टेबुलर फॉर्म में आ जाएंगे, फिर उसके बाद हम उसका यूनियन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। आउट ऑफ 180 स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द एनुअल एग्जामिनेशन, 120 ने पास किया है मैथ्स टेस्ट, 90 ने पास कर लिया है साइंस, और 60 ने पास कर लिए हैं दोनों ही। ठीक है। तो फाइंडिंग्स क्या है, पहले तो क्वेश्चन समझ लो, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन हमें चाहिए। यहाँ पर मैथ और साइंस दो कैटेगरीज में डिफाइन किया उसने इसको। ठीक है। तो सबसे पहले तो एक बात समझो कि आपने यूनिवर्सल सेट, यानी कि आपके पास जो सेट ए है या सेट बी है, या फिर आप मैथ और साइंस के साथ जाना चाहें तो सेट एम और सेट एस लिख सकते हैं, वो ज्यादा इजीली आप चीजों को समझ सकते हो। देखो, मैथ टेस्ट पास किया है 120 ने, तो अगर मैं यहाँ पे लिख लूं सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड मैथ टेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसको नाम दे लेता हूँ एम का। और इसको अगर मैं टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो भाई ये कितने हैं, यानी इसके नंबर लिखना चाहूँ, एन लिखना चाहूँ इसका, तो वो कितना है वो हम देख लेते हैं। ये देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एम कितने हैं, वो है 120। ठीक हो गया। साइंस का जो टेस्ट पास किया है उसको हम नाम दे लेते हैं एस का, और लिख लेते हैं सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड साइंस टेस्ट। ठीक है बेटा, तो हमने उसको सेट एस का नाम दे लिया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस कितने हैं, वो हैं हमारे पास 90। ओके, ये होगी पहली कैटेगरी। अब कहता है कि 60 ऐसे हैं जिन्होंने मैथ और साइंस दोनों पास कर लिया है। ओके, यानी कि इनमें जो कॉमन एलिमेंट है, यानी कि अगर इनका इंटरसेक्शन उठाया जाए, ठीक है, एम इंटरसेक्शन एस, तो वो है 60 का। और अगर इनका यूनियन कर लिया जाए, यानी टोटल देख लिया जाए, तो वो हमारे पास है 180, वो गिवन। अच्छा, फाइंडिंग्स क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो पार्ट ए देखें। ये सेट्स हमने लिख लिए। हाउ मैनी पास्ड इधर द मैथ और साइंस टेस्ट, यानी हमें जो है वो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं, सॉरी मैं यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर करता चलूं कि हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल अवेलेबल हैं, लेकिन हमने जो पहली फाइंडिंग करनी है ना, वो है हाउ मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथ और साइंस में से कोई एक आध टेस्ट जरूर पास किया हुआ, यानी वो इस कैटेगरी में है
कि हम उसको कह सकते हैं कि हमें क्या चीज फाइंड करनी है, एम यूनियन एस, कुछ भी, यानी या इसमें हो या इसमें हो, ठीक है, किसी ना किसी कैटेगरी में वो फॉल करता हो, ये फाइंड करना आपको। अच्छा, इसके लिए फिर हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन की तरफ चलते हैं। वो मैंने आपको बताया हुआ, वो क्या है, देखो 1.3 में, सॉरी 3.3 में ये क्वेश्चन किए ना हमने। सबसे पहले तो एम इंक्लूड हो जाएगा प्लस एस एक्सक्लूड इंक्लूड हो जाएगा, और जो इंटरसेक्शन है इनका एम और एस का वो एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम नंबर्स लिख लेते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है, ये तो है नहीं भाई, इसको तो ऐसे ही छोड़ दें। मैथ्स टेस्ट में कितने लोग हैं, 120, ओके। साइंस में कितने हैं, 90। इसमें कितने हैं, 60 जो कॉमन है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 120 प्लस 90 माइनस 60, तो ये हो गए जनाब आपके पास 150 स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ये तो पार्ट ए का सोल्यूशन था मेरे पास जो मैंने आपके सामने रखा, क्लियर। दूसरा देखो, हाउ मैनी डिडंट पास ईदर ऑफ टू सेट्स, कितने ऐसे हैं जिन्होंने दोनों में से कोई एक टेस्ट पास नहीं किया हुआ, ठीक है। तो आपने ये जो पासिंग वाला है ना, ये जो भी आया इसी का कॉम्प्लीमेंट ले लेना, ठीक है। अच्छा, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लें तो वो किसके इक्वल होगा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल में से उसी सेट को माइनस कर दो, बस। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, 180 पीपल है ना, पहली लाइन में लिखा हुआ, यहाँ पे चले मैं लिख देता हूँ 180 पीपल, ठीक है, या 180 स्टूडेंट्स। सो 180 में से हम क्या करते हैं भाई, ये जो आंसर आया ना एम यूनियन एस का 150 वो माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास पार्ट बी का आंसर भी निकल आएगा। यानी देखो ना, 180 लोग हैं, 150 ऐसे हैं जिन्होंने कोई ना कोई टेस्ट पास किया हुआ, ठीक है, इधर ऑफ टू सेट्स में से कुछ ना, किसी का साइंस पास है किसी का मैथ्स पास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर टोटल 180 थे, उनमें से पासिंग स्टूडेंट्स 150 हैं, तो 30 लोग ऐसे हुए ना जिन्होंने दोनों ही पास नहीं किए, ना मैथ किया ना ही साइंस में से पास हुए, ठीक है। सो ये पार्ट बी है आपके पास। सी की तरफ चलते हैं, हाउ मैनी पास्ड द साइंस टेस्ट बट नॉट द मैथ्स टेस्ट, ठीक है। ऐसे कौन से हैं जिन्होंने साइंस तो पास कर ली लेकिन मैथ्स पास नहीं की, ठीक है। तो उसके लिए लिखोगे कैसे इसको, साइंस पास कर ली बट मैथ्स पास नहीं किया। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं बेटा, एक बात समझ लेना यहाँ पे अब, कि हमें यहाँ पर साइंसिस के स्टूडेंट्स में से, यानी ऐसे लोग जिन्होंने साइंस पास किया था, उसमें से वो सब माइनस कर देना जो कॉमन है, यानी पासिंग स्टूडेंट्स जो है ना, उनमें से साइंस वाले अगर हम निकाल लें फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एम इंटरसेक्शन एस वाला निकालना है। सो साइंस वाले कितने हैं, 90 है ना, और ये कितने हैं, 60 हैं। तो मेरे पास आ जाएगा थर्ड पार्ट का आंसर, यानी कि 30 स्टूडेंट्स। ऐसे वो बच्चे हैं बेटा जिन्होंने सिर्फ साइंस टेस्ट पास किया है, मैथ में वो फेल हो गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ्स में फेल हो चुके हैं, ठीक है। ओके, लास्ट पार्ट की तरफ देख लें इसका, वो भी बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर है, हाउ मेनी फेल्ड द साइंस टेस्ट, कितने लोग हैं जो साइंस में फेल हो गए हैं, ठीक है। सो टोटल की तरफ आपने नजर रखनी है कि टोटल बेटा देखो मेरे पास 180 पीपल थे ना, तो उसमें से 90 ने तो साइंस पास कर ली है, ये तो है, मतलब गिवन है। तो इसका मतलब 90 ऐसे हुए ना जिन्होंने साइंस टेस्ट को पास नहीं किया, क्लियर। तो ये डी पार्ट जो है, ये इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना, ओके। ये ए बी सी और डी। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है उसको रीड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, उसकी स्टेटमेंट समझ में नहीं आई, तो समझ लो कि आपको कुछ भी जो है वो पिक नहीं होगा, ठीक है। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जनाब। ले जी, लास्ट क्वेश्चन देखने में उसकी स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा नजर आ रही होंगी, डेफिनेटली हैं भी। सॉफ्टवेयर हाउस है, सिटी के अंदर 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं। सर्वे यानी यू जो है आपके पास वो 300 है, ये चीज समझ लेनी। एक सर्वे कंडक्ट किया गया जिसमें ये बताया गया कि मुख्तलिफ लैंग्वेजेस जो हैं वो पसंद की जा रही हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की तरफ से। 150 पीपल ने पाइथन पसंद किया,
130 ने जावा, 120 ने PHP। 70 डेवलपर्स ऐसे थे जिन्होंने पाइथन और जावा दोनों को लाइक किया। 70 डेवलपर्स थे जिन्होंने पाइथन और PHP पसंद की। 50 डेवलपर्स ऐसे थे जिन्होंने जावा और PHP को पसंद किया। 40 डेवलपर्स ने तीनों लैंग्वेजेस को पसंद किया। ठीक है, तो ये एक तो डाटा सबसे पहले निकाल लेना आपने कि डाटा आपके पास क्या है। मैं यही लिख देता हूँ आपको, देखें 150 डेवलपर्स लाइक पाइथन। अगर हम इस पाइथन वाले सेट को पी सेट का नाम दें बेटा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट P इज 150, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट J यानी जावा वाले वो 130 है, 120 जो है वो PHP के हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपकी इंटरसेक्शंस भी इजीली आपको मिल जाएंगी। देखो 70 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जावा और पाइथन जो है वो दोनों को लाइक किया हुआ। ठीक है, जावा एंड पाइथन दोनों को लाइक करने वाले इतने हैं। 60 ऐसे हैं जिन्होंने पाइथन और PHP लाइक की है, पाइथन एंड PHP, यानी कि हम इसको H लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए जरा इजी हो जाए। मैं उस सेट को भी एडिट कर देता हूँ। 60 डेवलपर्स ने इसको लाइक किया। ठीक है, हम यहाँ PHP के बजाय ओनली H लिख लेते हैं, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, उसके बाद थर्ड पे है 50 डेवलपर्स जिन्होंने जावा और क्या लाइक किया भाई, PHP। ओके, तो ये डाटा मैंने यहाँ पर अपनी गिवन इंफॉर्मेशन की मदद से लिख लिया हुआ, यानी उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख लिए मैं सारे। अब हम आते हैं ए बी और सी पार्ट की तरफ कि वो एक्चुअल में चाह क्या रहा है। अच्छा, ये लास्ट पे एक और चीज भी समझ लीजिएगा कि यहाँ पे उसने इंटरसेक्शन लिया हुआ है P J एंड H, यानी तीनों चीजों को, तीनों लैंग्वेजेस को लाइक करने वाले जो डेवलपर्स हैं वो 40। होता है ना समटाइम कोई एक लैंग्वेज लाइक करता है कोई दूसरी। तो पार्ट ए मुझे कहता है हाउ मेनी डेवलपर्स यूज एटलीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस। तो मेरे पास एटलीस्ट का मतलब क्या है कि PHP या जावा या फिर पाइथन। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन अगर मैं यहां पर लगाऊं बेटा, तो वो क्या होगा, P इंक्लूड हो जाएगा, प्लस J इंक्लूड हो जाएगा, प्लस H इंक्लूड हो जाएगा, PHP। एक्सक्लूड कर देंगे हम किस किस को, पाइथन और जावा के इंटरसेक्शन को। फिर एक्सक्लूड कर देंगे हम पाइथन और सॉरी जावा एंड PHP को। ओके, और फिर एक्सक्लूड कर देंगे हम PHP पाइथन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को। ये देख रहे हैं ऊपर हमने लिखे हुए थे सारे। ठीक है, जावा एंड पाइथन या पाइथन एंड जावा। ठीक है, दोनों में से लिख सकते हो पाइथन एंड PHP, जावा एंड PHP। ठीक है, ये सारे हमने निकाल लिए। उसके बाद अच्छा, ये आगे पीछे भी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने ना लेटर्स के अकॉर्डिंग लिखा हुआ। ठीक है, लेटर्स के अकॉर्डिंग लिखी है मैंने ये वाली चीज है। तो अब देखो लास्ट पे असूल याद है ना, 3.3 में किया हुआ हमने, ये पूरा फॉर्मूला एज इट इज हमने लगा देना। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं और देख लेते हैं अपना आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो पाइथन वाले, ये उसी सीक्वेंस में लिखते जाओगे। ठीक है, 150, 130, 120, 150, 120, 130, ये इस तरह से आपके सीक्वेंस में आ गए। ठीक है, 130 सॉरी पहले है और 120 बाद में। 130 जावा के हैं और PHP के 120। ठीक है, सो पाइथन एंड जावा के जो लोग हैं वो 70 हैं। फिर ये तीनों इंटरसेक्शन की वैल्यूज लिख लो, 70, 60, 50 सीक्वेंस के साथ, 70, 60 और 50 प्लस 40। ठीक है, तो जब हम इसकी कैलकुलेशन डालेंगे पूरी, तो हम देखते हैं हमारे पास एक नंबर आता है, वो है जी 260। यानी 260 लोग ऐसे हैं भाई जो तीनों में से कोई ना कोई लैंग्वेज जरूर लाइक करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट में यानी पार्ट बी में वो अब हमसे क्या चीजें पूछना चाह रहा है वो देख लेते हैं।
पार्ट बी में वो पूछ रहा है हाउ मेनी डेवलपर्स यूज ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेज, पाइथन, जावा एंड पीएचपी। पाइथन देख लेते हैं सबसे पहले तो पाइथन में अब ये देखें, जहां पे आपको पी मिलेगा ना वो आपने ले लेना ओनली, जहां जहां आपको पी मिल रहा है। माइनस पी इंटरसेक्शन जे है, फिर माइनस पी इंटरसेक्शन एच है, ठीक है। इसी तरह से, अच्छा अब इसी तरह से देखो लास्ट वाले में, बट वो प्लस के साथ है, ठीक है। एन इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एच, ठीक है। इनकी वैल्यूज लगा लेंगे आप। तो ये देखो पी की वैल्यू जो है वो 150 है, पी इंटरसेक्शन जे की वैल्यू जो है वो मेरे पास है 70 की, इसी तरह से पी इंटरसेक्शन एच की वैल्यू जो है वो मेरे पास 50 की है, लास्ट पे 40 है, ठीक है। तो अब इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं कि मेरे पास पाइथन वाले लोग कितने हैं जो सिर्फ और सिर्फ पाइथन को लाइक कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये आएगा बेटा आपके पास 60। इसी तरह से जब कैलकुलेशन आप करोगे जावा वालों की तो वो एक नंबर यहाँ पर देगा, और सेम हाउ इसी तरह से पीएचपी की वैल्यू भी। यानी अब आपको क्या करना है, लेट्स सॉल्व फॉर जावा, ठीक है। सो जावा में देखो ये पूरा फॉर्मूला जो है ना आपके पास, इसमें जहां जहां पे जावा अवेलेबल है सिर्फ वो वैल्यूज ले लो अपने अपने साइंस के साथ, ठीक है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो वो देखना जावा भी 50 आएगा और पीएचपी भी जो है वो भी 50 की वैल्यू देता है। इसी सेम मेथड के ऊपर आपने इसको सॉर्ट आउट कर लेना है, ठीक है। पार्ट सी जो है वो पूछ रहा है हाउ मेनी डेवलपर्स डू नॉट यूज एनी ऑफ दीज लैंग्वेज। वो कहता है कोई भी जो यूज नहीं कर रहे हैं। अच्छा अब इधर वाले तो हैं, वो तो हैं 260, वो तो मस्ट है। टोटल देखो क्या है आपके पास, 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा टोटल जो है पाइथन, जावा एंड पीएचपी ये यूज कर रहे हैं 260 लोग। तो अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लेना चाहूं, यानी वो लोग जो बिल्कुल ही कोई भी लैंग्वेज पसंद नहीं करते, तो वो हो जाएगा u माइनस 260, ऐसे ही है। सो u है मेरे पास 300, ये हो जाएगा 260। तो इट मींस 40 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते इसमें से, ठीक है। अच्छा लास्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, वो कहता है कितने लोग हैं जो सिर्फ पीएचपी यूज करते हैं। तो पीएचपी का तो हम आंसर ऑलरेडी ले चुके हैं, ये देखो, ठीक है, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो फिर भी अगर पार्ट डी देखना चाहते हो तो ये देखो, वो कहता है कितने लोग हैं जो सिर्फ यूज कर रहे हैं किसको, पीएचपी को, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पीएचपी, अच्छा फिर इसमें एक इंटरसेक्शन होता है जावा एंड पीएचपी का, फिर एक होता है पाइथन और पीएचपी का, ऐसे ही है जी। और फिर लास्ट पे पाइथन, जावा एंड पीएचपी। तो यहाँ पे जब आप वैल्यूज लगाओगे तो वो ऑलरेडी हम लगा चुके, तुम्हारा आंसर जो है वो यहाँ पे कितना निकल रहा है, 50 निकल रहा है, ठीक है। सो 50 लोग बेटा ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या यूज कर रहे हैं, पाइथन यूज कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे 50 पीपल यूज पाइथन, सॉरी पीएचपी, ठीक है। असल में कंफ्यूजन रहता है, वो भी पी से स्टार्ट होता है, पाइथन भी और ये भी। तो इसका जो हमने है वो 50 का निकाला। अच्छा ये क्या इनके साथ लिखना है जी, बिल्कुल लिखेंगे आप 50। फिर इसी तरह से यहाँ पे 40 पीपल डिडंट लाइक एनी ऑफ द लैंग्वेज, तो वो लिख लेंगे आप, डिडंट लाइक एनी वन, ठीक है। सो इसी तरह से आपको ऊपर वाले जो सारे आंसर हैं उनके साथ भी एज इट इज ये वाले स्टेटमेंट्स उसी तरह से दे देने, ठीक है। ये जो हाउ मैनी वो कह रहा है ना, यहाँ पे जो जो आंसर आ रहा है हमारे पास एज इट इज आंसर के साथ भी हम उसको लिख देंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, बट अगर 3.3 का लेक्चर मेरा आपने अच्छे से देखा हुआ है तो वो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी चीजें। वहां से आप दोबारा भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप 3.3 को देख सको अपने रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के लिए। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड। सो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपके क्वेश्चंस जो हैं वो
क्लियर हो सके। कोई भी प्रॉब्लम है या अगर कोई किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।